हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। नर्मदे हर। तो भाई आज होगी 4 अप्रैल 2026। समय हो रहा है सुबह के 7:11। और हम चल पड़े हैं बुधनी से महादेव आश्रम पे। बड़ा अच्छा विश्राम किया भाई। यहाँ पे बड़ा अच्छा स्थान है, शांति भरा। चिड़ियों की आवाज़ें बहुत आती हैं यहाँ पे भाई, पर आनंद आ जाता है, क्या बताएं। चलिए गुरुदेव दिखाते हैं आपको, माई के दर्शन कराते हैं सुबह सुबह। नर्मदे हर। तो भाई ये माई के दर्शन सुबह सवेरे। रेतीला तट है माई का भाई यहाँ पे भी। और आज बादल हो रखे हैं, आप देख सकते हैं भाई। शांत माहौल है अभी बिल्कुल। तो चलते चलते इसी बात पे भाई क्यों ना कबीर बाबा को याद किया जाए एक बार फिर सुबह सवेरे। जय हो माई की, जय हो माई की। तो कबीर बाबा कहते हैं भाई कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। रे बंदे तो भी सस्ता जान। तो भाई मतलब कबीर बाबा हमें समझा रहे हैं कि हमारा जो शरीर है ये विष की बेल के समान है। जहर का पौधा जो होता है इसमें नाना प्रकार की अशुद्धियां भरी हुई हैं भाई। अहंकार है, वासना है, लोभ है, मोह है, लालच है, डर है। तो भाई ऐसे में गुरु को कबीर बाबा कहते हैं कि अमृत समान है वो। और अगर आपको आपका शीश भी कटाना पड़े, आपका सर कटा के भी अगर गुरु मिलते हैं तो उसे भी सस्ता सौदा समझना चाहिए, सस्ता जान। शीश कटाने से मतलब है भाई कि आपका अहंकार, आपकी बुराइयां जो हैं उनको छोड़ना। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत झेल के भी कहीं से ज्ञान मिलता है तो वो दिक्कत नहीं है भाई, वो बहुत सस्ती मान लो आप कीमत चुका रहे हो एक बहुत महंगी चीज़ के लिए। गुरु की महिमा का कुछ ऐसे वर्णन करते हैं कबीर बाबा। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। प्राण शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। रे बंदे तो भी सस्ता जान। जय हो माई की, जय हो माई की। नर्मदे हर। तो दोस्तों हम चल रहे थे, चलते चलते ये एक आश्रम मिला हमको गुरुदेव का, जहाँ हम आ गए सुबह की चाय पीने के लिए। और क्या दिव्य और कमाल का आश्रम है भाई, आप देख सकते हैं। ये अभी पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। इस तरफ में महादेव का, भोले बजरंगबली का, और पीछे में शनिदेव का मंदिर है। और ये देखिए भाई गुरुजी ने बड़ के पेड़ के नीचे अपना आश्रम बना लिया है, कुटी बना ली है। क्या दिव्य स्थान है भाई। और ये पीछे में मां नर्मदा के साक्षात दर्शन होते रहते हैं गुरुदेव को। ये छोटी सी गौशाला है गुरुदेव की। कमाल है भाई, कमाल।
तो चलिए गुरुदेव, अभी चाय वाय हो गई, अभी आगे चलते हैं। वो हैं गुरुजी भाई, उधर काम लगे हुए हैं, चलते चलते उनके भी दर्शन कराएंगे आपको। चलिए गुरुदेव, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई चल रहे आगे, आपको गुरुजी के दर्शन करा दें एक बार। नर्मदे हर प्रभु। गुरुदेव काम में लगे हुए हैं अभी भाई, दर्शन नहीं देंगे, अपन चलते हैं आगे। जय हो जय हो। और ये देखिए भाई, ये है शनिदेव, वो बजरंग दादा और महादेव। जय हो माई की, जय हो माई। नर्मदे हर दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत और कमाल का और अद्भुत दृश्य माँ नर्मदा के तट पे। क्या बात है भाई। बादलों की वजह से आज सूर्य देवता अपना ताप कम दिखा पा रहे हैं, पर क्या कमाल का नज़ारा है भाई, वाह। आनंद आ गया देख के। इसको देख के तो बाबा कबीर की याद आ रही है बार बार। तो कबीर बाबा कह रहे थे मुझसे अभी, गुरु कुम्हार शीश है, गाढ़ी गाढ़ी काढ़े चोट। हाँ, कुछ ऐसा ही था, फिर से ट्राई करते हैं। गुरु कुम्हार शीश है, गढ़ी गढ़ी काढ़े चोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो यहाँ कबीर बाबा ने गुरु को एक कुम्हार से कंपेयर किया है। जिस तरह कुम्हार एक घड़ा बनाता है जब गीली मिट्टी से, तो मतलब कैसे एक हाथ उसका हमेशा ऊपर से उस पर हल्की हल्की थपकी देता रहता है, चोट मारता रहता है, ताकि उसकी जो भी मतलब डिज़ाइन में दिक्कतें हैं वो सब दूर हो सके और वो एकदम स्मूथ और फ्लॉलेस बन सके। वैसे ही गुरु का रोल बताते हैं कबीर बाबा के। गुरु वही है जो हमारे अंदर के अहंकार, हमारा लोभ, हमारा लालच, इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाए हमें, और सही रास्ता, द राइट पाथ, द ट्रू पाथ, उस पे हमको ले जा सके। तो और दूसरा एक हाथ रहता है कुम्हार का हमेशा अंदर भाई, सपोर्ट के लिए, कि वो बाहर की थपकी से कहीं टूट ना जाए घड़ा। तो उसी तरह गुरु चाहे कितना भी कठोर हो इन चीज़ों को निकालने के लिए हमसे, हमारी बुराइयों को हमसे दूर करने के लिए, जो अनुशासन गुरु हमको देता है, जो हमें कठोरता लगती है, लेकिन अंदर से वो आध्यात्मिक और मानसिक तौर पे बहुत ही सहारा भी देता है, प्यार भी करता है भाई। असली गुरु वही है। तो कबीर बाबा एक गुरु को कुम्हार के नज़रिए से समझाते हैं हमको। कितना आसान बना देते हैं, पर फिर भी आप अगर सोचेंगे तो कितना गहरा है थॉट, मतलब गहराई विचार की। तो मैं ऐसे ही विचार कर रहा था भाई कि अभी हम जहाँ रुके हुए थे महादेव के आश्रम पे, मैंने दिखाया वो एक माई थी रात में जो भजन कर रही थी। फिर उनसे थोड़ी सी बात करने का मौका भी मिला हमको। तो मतलब ये सवाल मैं खुद अक्सर दूसरों से पूछता हूँ कि आपको भगवान दिखे कहीं पे, और मतलब मुझे खुद मतलब अभी एक थॉट, एक विचार आया कि यार
मैं खुद गलत कर रहा हूँ, ये मेरे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, गलत है। क्योंकि जब से मैंने कबीर बाबा को याद करना शुरू किया है तो एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि भाई बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो बस सुंदरता और ये सब दिखेगा। असली ज्ञान, असली भगवान के दर्शन आपके अंदर ही होते हैं, जो भी होते हैं भाई। तो उस माई के साथ बात हो रही थी, उनसे मैंने सवाल पूछा, माई आपको मिले कहीं भगवान दिखे? क्यों, काफ़ी उम्र दराज थी और काफ़ी सालों से भजन में लगी हैं। तो बोले हाँ मुझे दिखे, लेकिन साक्षात नहीं दिखे, अलग अलग रूप में दिखे। कभी मतलब कोई नाव चलाता हुआ, कभी कहीं पे कोई रास्ते में मिल गया, इस तरीके से। तो उनसे मेरा ये डिस्कशन था। वो माई बोली कि कलयुग में प्रभु साक्षात दर्शन देंगे ही नहीं, उन्होंने पहले ही बोला हुआ है। और फिर कबीर कहते हैं कि वो कभी दर्शन ही नहीं देंगे बाहर भाई, कहीं नहीं दिखेंगे, आप कहीं घूम लो, कहीं ढूंढ लो, अंत में आपको दिखेंगे तो आपके अंदर ही दिखेंगे, अंदर ही दर्शन होंगे आपके भाई। तो इस चीज़ को मतलब थोड़ा और मैं सुधारने की कोशिश करूँगा भाई, अपने सोच को, समझ को, अपने विचारों को, कि प्रभु बाहर नहीं मिलेंगे, अंदर ही मिलेंगे। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि भाई बाहर घूमना, बाहर ढूंढना गलत है, क्योंकि आपको प्रभु नहीं मिलते लेकिन बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, उनके अनुभव मिलते हैं, उनसे आपको कहीं ना कहीं आपकी जो आंतरिक यात्रा है, जो मानसिक यात्रा है, वो करने में बहुत हेल्प मिलती है। से भाई चल रहे, आज थोड़ा विंडी डे है, हवा चल रही है, बादल खड़े हुए हैं, और ये देखिए फ्लॉलेस किनारा माई का एकदम स्मूथ। चलिए गुरुदेव, चलते हैं। अगर कोई कबीर बाबा फिर हमको अच्छी सी बात बताएंगे तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी ज़रूर। बाकी अभी आगे सांडिया घाट आने वाला है, सांडिया, वहाँ थोड़ा विश्राम किया जाएगा। वो है अभी 7-8 किलोमीटर यहाँ से, तो पहुँच जाएंगे आराम आराम से। आज तो दिन में भी चल सकते हैं। अरे खुलने लग गया धीरे धीरे, देखो अभी तक क्लाउड कवर था, पीछे है अभी भी पूरा, लेकिन आगे ओपन हो रहा है धीरे धीरे। चलो नर्मदे हर। तो भाई इतने दिव्य और अनोखे दृश्य को देख के कबीर बाबा की याद आई, तो मैंने उनसे पूछा गुरुदेव कुछ तो बताइए। तो गुरुजी ने एक कमाल का ज्ञान बताया है, सुनिए आप लोग भी। तो गुरुजी कहते हैं कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। तो यहाँ कबीर कहते हैं कि मैं भी बाकी संसार की तरह जो रीति रिवाज होते हैं उन्हें बिना सोचे समझे करता जा रहा था। जो भी वेद पुराणों में कर्म कांड लिखे हैं उनको समझे बिना, उनका अर्थ समझे बिना बस करता हुआ जा रहा था, और बस मैं वो पुरानी लकीर पीट रहा था जिससे मुझे हासिल कुछ नहीं होता है। तभी मुझे
उस अज्ञानता के अंधेरे में सद्गुरु मिलते हैं और वो मुझे सच्चा दीपक दिखाते हैं, विवेक का दीपक। नर्मदे और जब मुझे उस गुरु की कृपा के कारण सत्य के और अपने आप के दर्शन होते हैं तो फिर मुझे उस किताबी ज्ञान की और कर्मकांड की जरूरत नहीं होती। तो कमाल की बात है, देखिए गुरुदेव। और उससे भी कमाल का ये दृश्य जो आप लोग देख पा रहे हैं और मैं भी माँ नर्मदा की कृपा से। अभी भाई मैं परसों मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, द नर्मदा डायरी। अगर आप लोगों में से कोई उसके बारे में जानता हो, आपने देखी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी उसको आगे पर थोड़ा चल लें, कहीं बैठ के डिस्कस करेंगे भाई ज़रूर। द नर्मदा डायरी, माँ नर्मदा के ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म। हर हर नर्मदे, नर्मदे हर। तो भाई चल रहे माँ नर्मदा के साथ साथ बस आप लोगों से यही अपील करनी थी भाई, अगर आपको हमारी ये यात्रा अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें भाई, और कमेंट ज़रूर करें भाई, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स। आपकी क्या राय है, आपको कैसा लग रहा है, हमें ज़रूर बताएं भाई, हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्या पता हमें भी कहीं और सुधरने का मौका मिल जाए। तो बिल्कुल भाई प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई हम चल रहे थे अपने परिक्रमा पे और गुरुजी ने आवाज़ लगा के हमको बुला लिया चाय के लिए। देखिए गुरुदेव, कृपया अपना परिचय देंगे? आपका नाम, इस जगह का नाम बता सकते हैं? हाँ, बता सकता हूँ मैं। बताइएगा गुरुदेव। नर्मदा कुट्टी, हल्के केवट। हल्के केवट। हल्के केवट। अच्छा, ये गांव का नाम क्या है? काठी घाट। काठी घाट। हाँ। जय हो जय हो। जिला होशंगाबाद। जिला होशंगाबाद। हाँ। नर्मदापुरम हो लग गया। गुरुदेव ने चाय बना दी है भाई, और कमाल की कुट्टी देखिए आप गुरुदेव की भाई। मुझे तो ये जो अलमारी बनाते हैं गुरुदेव, ये बड़ी अच्छी लगती है गुरुदेव। बहुत अच्छा, क्या बात है भाई। चलिए चाय का आनंद लिया जाए। नर्मदे नर्मदे हर दोस्तों। तो भाई हम कुटी में रुके हुए हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया, गुरुदेव से मिलवाया आप लोगों को। उन्होंने हमें यहाँ रुकने का निमंत्रण दिया, चाय वाय पिलाई, अभी भोजन प्रसादी हो रही है, आएगी थोड़ी देर में। धूप भी हो गई है तो हम, और गुरुजी ने हमसे बहुत प्रेम के साथ आग्रह किया कि आप यहाँ रुकें थोड़ी देर। तो मैं बैठा हुआ था और ऐसे ही सोच विचार कर रहा था, तो जो मैंने पहले व्लॉग में बात की थी द नर्मदा डायरी के बारे में, तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए थे फिल्म देखने के बाद। तो मैंने सोचा क्यों ना शांति से बैठ के आप लोगों से बात करने का मौका मिलेगा तो आनंद आएगा भाई। तो भाई द नर्मदा डायरी, ये फिल्म रिलीज़ होती है भाई 1995 में, जिसको निर्देशित डायरेक्ट किया है आनंद पटवर्धन और सीमंतिनी धुरू ने। और भारतीय इतिहास की एक बहुत ही प्रभावशाली फिल्म है भाई, मतलब बहुत इम्पैक्ट डालते फिल्म आप जब फिल्म को देखते हैं। तो फिल्म की कुछ मुख्य बातें जो मैंने नोट की, वो सबसे पहली है नर्मदा बचाओ आंदोलन। कि ये फिल्म सरदार सरोवर बांध के खिलाफ मेधा पाटकर के नेतृत्व में हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन के सबसे संघर्षपूर्ण समय 1990 से 1994 को दिखाती है। मेधा पाटकर उस समय एक एक्टिविस्ट थी बहुत भाई, जो मतलब फेमस थी और बहुत ही फियरलेसली
मतलब अपनी आवाज़ उठाती थी। खासकर इस बात को ध्यान में रखा जाए कि फिल्म में दिखाया गया, मतलब जो फिल्म में नर्मदा बचाओ आंदोलन दिखाया गया है वो संघर्ष पूर्णतः अहिंसक था, नॉन वायलेंट था और गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। और ये भी कि इस डैम को बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक भी एक इन्वेस्टर था जिसने विरोध प्रदर्शनों के बाद अपने पांव वापस खींच लिए। तो मतलब उस समय का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, जब आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक भी उसमें इन्वेस्टर था और पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। और सोचिए वो अहिंसक प्रदर्शन कैसा कमाल का रहा होगा कि उनको मतलब वापस हटना पड़ा। वो एग्री किए या नहीं किए कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, लेकिन वापस उन्होंने अपने पांव खींच लिए। दूसरा मेन पॉइंट उठाती है फिल्म भाई, विकास बनाम विस्थापन। फिल्म सरकार के विकास के दावे और उसके कारण विस्थापित होने वाले हजारों आदिवासियों और किसानों के दर्द के बीच के अंतर को दर्शाती है। लगभग 2 लाख लोगों के घर और जमीन इस परियोजना के कारण डूब क्षेत्र में आ गए थे। डूब क्षेत्र मतलब भाई जहाँ पे डैम की वजह से पानी भर जाने वाला है। पानी जब रुकेगा तो वो जो वाटर लेवल भर जाएगा तो उसको बोलते हैं डूब क्षेत्र। उसके बाद भाई फिल्म का मतलब एक और पॉइंट है मेन, जल समाधि। फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा है वह जहां प्रदर्शनकारी अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने की बजाय बढ़ते पानी में जल समाधि लेने का संकल्प करते हैं। यह उनके अहिंसक विरोध की पराकाष्ठा थी। मतलब सच में आप सोचिए भाई कि जहाँ एक घर हम लोग जहाँ भी रह रहे हैं 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से आप वहाँ रह रहे हैं, वहाँ की चीज़ों से आपका एक रिश्ता है, वहाँ के पेड़ों से, वहाँ की नदी से, हर चीज़ से, और एक दिन आपको अचानक कहा जाए कि चलो यहाँ से ये जगह डूबने वाली है, तो आपको कैसा लगेगा। मतलब दूर से देखने में हमको लगेगा कि यार ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आप कभी उस चीज़ को पर्सनली फील करके एज्यूम करके देखना कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। और ये एक मेन पॉइंट ये भी था इस फिल्म को जो सम्मान और पुरस्कार मिले। 1996 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। वृत्त चित्र मतलब फिल्म डॉक्यूमेंट्री। तो 1996 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। हालांकि अपनी बेबाकी के कारण इस फिल्म को सालों तक दूरदर्शन पर दिखाने से रोका गया और सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। तो ये तो है भाई मतलब ये आज से नहीं कभी से चल रहा है। जो भी थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा होता है या थॉट प्रोवोकिंग किताब होती है उसको ज़्यादातर सरकारें बैन कर ही देती हैं। ये फिल्म इन मतलब जिन रास्तों पे हम अभी चल रहे हैं भाई, नर्मदा परिक्रमा जो हम कर रहे हैं, उन रास्तों का इतिहास है और यहाँ के लोगों के बलिदान की कहानी कहती है। ये फिल्म मतलब सरदार सरोवर डैम जो कि शूलपानी में पड़ता है, जहाँ हमें पहुँचने में अभी समय है, लेकिन डैम एक पीछे भी हम छोड़ के आए हैं, बरगी डैम। एक डैम हमने देखा कि खिरेटी में बन रहा था। तो मतलब हर जगह जहाँ भी ज़मीन डूबी है डैम बनने की वजह से, लेकिन जो शूलपानी में हुआ वैसा अभी तक मुझे कहीं और देखने को या सुनने को नहीं मिला है। बांध के कारण नर्मदा का जो स्वरूप बदला है, यह फिल्म उसके पीछे की पीड़ा को समझने की एक मतलब कोशिश करती है, हमको मदद करती है। ये सब शुरू कैसे हुआ भाई? ये सब शुरू हुआ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि शूलपानी के बारे में एक कथा चलती है कि वहाँ पे तो जो आदिवासी हैं वो लूटपाट करते थे, मार काट करते थे, और फिर किस तरह वहाँ एक लखनगिरी बाबा आए जिन्होंने उन लोगों को इंसान बनाया या सेवा करना सिखाया। तो इसी तरह मैं सर्च कर रहा था तो मुझे फिल्म मिलती है, और मतलब 1990 के आदिवासी मतलब वो इतने एजुकेटेड आदिवासी थे कि वो लोग भाई अहिंसक आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने कभी भी हथियार नहीं उठाए
किसी भी तरीके की हिंसा नहीं की, और जबकि उनकी तो ज़मीन डूब रही थी, उनका तो घर डूब रहा था, और उनके पास है भी क्या। एक आदिवासी, मतलब वैसे बिजनेसमैन तो रहते नहीं आदिवासी, वो तो सिर्फ खेती करते हैं और एक नेचर से उनका रिश्ता होता है जिसके भरोसे वो जीते हैं। तो उनकी ज़मीन, उनके घर डूब रहे थे, और फिर भी वो लोग अहिंसक थे, एक बार भी उन्होंने हथियार नहीं उठाए। और यहाँ पे कहानी जो चल रही है अभी तक मैंने सुनी है, नर्मदा खंड में उनको कितना बदनाम किया गया भाई, कि वो लोग तो मार काट करते थे और ये करते थे। फिर मैंने थोड़ा और सर्च किया इसके बाद, तो भाई जिस समय द नर्मदा डायरी बन रही थी 1990 से 1995 के बीच, भारत एक बहुत ही उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा था। यह वो समय था जब देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की नींव पूरी तरह बदल रही थी। कैसे? तो सबसे पहले आता है भाई मंडल कमीशन और आरक्षण विरोधी आंदोलन, जो कि उत्तर भारत में मुख्यतः बहुत बड़ा कारण बने, फैले, मतलब विरोध के और आंदोलन के। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया, जिसके तहत पिछड़ी जातियों ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया गया। इसके विरोध में उत्तर भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ज़बरदस्त छात्र आंदोलन हुए। दिल्ली और अन्य शहरों में कई छात्रों ने आत्मदाह की कोशिश की, जिससे पूरा देश दहल गया था। दूसरा बड़ा आंदोलन था भाई राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस। यह वो समय था जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने देश की राजनीति को ध्रुवीकृत कर दिया था। 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, जिसके बाद मुंबई, सूरत और देश के कई हिस्सों में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़के। फिल्म द नर्मदा डायरी के बनने दौरान यह देश का सबसे बड़ा धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष था। उसके बाद आता है भाई आर्थिक उदारीकरण, एलपीजी रिफॉर्म्स, जो कि 1991 में हुए। 1991 में भारत गहरे आर्थिक संकट में था। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। जहां एक तरफ बाजार खुल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वामपंथी संगठनों और मजदूर संघों ने इस बात का भारी संघर्ष किया था कि क्या यह विदेशी ताकतों के सामने घुटने टेकना है। तो वो भी भाई कमाल का ही मतलब चीज़ चल रही थी। इसके बारे में मैं अभी थोड़ा और पढ़ूंगा, आई एम सॉरी, ये एक पॉइंट है जिसके बारे में मुझे भी अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उसके बाद आता है भाई पंजाब और कश्मीर में उग्रवाद, मिलिटेंसी। पंजाब 1990 के दशक की शुरुआत में पंजाब में अलगाववादी आंदोलन, खालिस्तान संघर्ष अपने अंतिम लेकिन सबसे हिंसक दौर में था। 1992-93, 1992 से 93 के बाद जाकर वहां स्थिति नियंत्रण में आई। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में 1989 से 1990, 89 से 90 में कश्मीर घाटी में उग्रवाद चरम पर पहुंचा, जिसके कारण भारी संख्या में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। भारतीय सेना और उग्रवादियों के बीच वहां भीषण सशस्त्र संघर्ष चल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा गन फाइट चल रही थी उस समय भाई, बहुत हैवी गोलीबारी हो रही थी। फिर आता है भाई अपना पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट में उल्फा और नागा संघर्ष चल रहा था। असम में उल्फा का विद्रोह बहुत सक्रिय था, जिसके खिलाफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन बजरंग और ऑपरेशन राइनो चलाए थे। इसके अलावा नागालैंड और मणिपुर में भी जातीय और अलगाववादी संघर्ष जारी थे। उसके बाद आती है भाई एक बहुत बड़ी घटना, राजीव गांधी की हत्या 1991, 1991 में। मई 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में एलटीटीई के आत्मघाती हमलावर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। इस घटना ने देश की
देश को गहरे राजनीतिक संकट और शोक में डाल दिया था। और इसके बाद भाई मेरे को एक चीज़ मैंने नोटिस की, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम गौर से देखें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन उस समय का एकमात्र ऐसा बड़ा संघर्ष था जो पूरी तरह से पर्यावरण और मानवीय विस्थापन, एनवायरनमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट पर आधारित था, जबकि देश के बाकी हिस्सों में संघर्ष अधिकतर जाति, धर्म और राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे थे। मतलब एक अकेला नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसा था भाई जो उस समय भी पर्यावरण की और इंसानी मूल्यों की, उनकी एक प्रकृति से जो हमारा रिश्ता है, उन चीज़ों की बात कर रहा था। और जबकि बाकी लोग सिर्फ अपना हक मांगने में, कहीं हिंदू मुस्लिम चल रहा था, कहीं पे जाति आरक्षण को लेके चल रहा था, कहीं मतलब इंदिरा गांधी, ये राजीव गांधी की मारे जाने की वजह से राजनीतिक संघर्ष, तो इस तरीके के संघर्ष चल रहे थे। सरदार सरोवर बांध और उसके आसपास रहने वाले आदिवासियों और किसानों के जीवन का विश्लेषण दो पहलुओं में देखा जा सकता है। तो मतलब ये तो पास्ट की बात हो गई भाई, जो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि जब फिल्म 1995 में रिलीज़ हुई तो 95 तक के जो भी स्ट्रगल्स चल रहे थे देश में, और उस समय जो नर्मदा बचाओ आंदोलन वो कितना अलग था बाकी स्ट्रगल से, और वो किस बारे में था। फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया कि आज करंट में अभी वहाँ पे क्या सिचुएशन है भाई, मतलब बांध बनने से कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ। तो मुझे जो पता चला, सबसे पहला पॉइंट आता है विस्थापित आदिवासियों और किसानों का वर्तमान जीवन, कि जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए, जिन्हें अलग अलग जगह जाके रहना पड़ा अपनी जगह छोड़ के, उनका अभी का जीवन कैसा चल रहा है। तो सरदार सरोवर बांध के कारण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। प्रभावित लोगों के लिए जीवन के दो अलग पक्ष सामने आए। अब वो पक्ष क्या है मैं आप लोगों को जल्दी बताता हूँ। तो भाई जो सबसे पहला पक्ष सामने आया है जीवन के बारे में वहाँ के लोगों के, वो है विस्थापन और सांस्कृतिक हानि। हजारों आदिवासी परिवारों को अपनी पुश्तैनी ज़मीन, जंगल और नर्मदा के तटों को छोड़कर गुजरात या अन्य राज्यों में पुनर्वास केंद्रों, रीसेटलमेंट साइट्स में जाना पड़ा। कई परिवारों के लिए नए परिवेश में ढलना मुश्किल रहा है, क्योंकि उनकी पूरी जीवन शैली माँ नर्मदा और जंगलों पर आधारित थी। जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि भाई नई जगह जाएंगे, अब वहाँ पे गैस से खाना बनाना और मेहनत मजदूरी, मतलब किसानी नहीं कर सकते, मेहनत मजदूरी के लिए आपको कहीं और जगह जाना, तो अब पढ़ाई लिखाई सब कुछ, मतलब पूरी तरीके से उनका जीवन बदल गया एकदम से। तो सोचो कितना मुश्किल रहा होगा भाई उन लोगों के लिए। फिर आता है भाई पुनर्वास की चुनौतियाँ। हालांकि सरकार ने ज़मीन के बदले ज़मीन और घर देने का वादा किया था, लेकिन आज भी कई क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, मतलब साफ पानी, बिजली और स्कूल की कमी की शिकायतें मिलती हैं। कई किसान जो पहले उपजाऊ मैदानी इलाकों में खेती करते थे, उन्हें पथरीली या कम उपजाऊ वाली ज़मीन मिली। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकट है भाई। मछुआरा समुदाय। बांध बनने से नदी का प्रवाह रुक गया, जिससे मछली पकड़कर जीवन जीने वाले समुदायों, विशेषकर भरूच के पास रहने वाले लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा है। तो ये तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं अभी जो करंट में वहाँ के लोगों की और आसपास के लोगों की सिचुएशन है, जो मतलब किसान और आदिवासी और मछुआरे वहाँ रहते हैं। तो रीसेटलमेंट कैसा हुआ, आज तक कई लोग भाई इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब 35-40 साल होने को हैं। 35 साल तो हो गए हैं, 1990 की बात है, 1990 से शुरू हुआ ये, और 2026 में हम बैठे हैं। बाकी भाई ये फ़ायदा ज़्यादा हुआ या उसका नुकसान, ये एक तुलनात्मक बात है, मतलब ये एक बहुत ही जटिल बहस है, क्योंकि इसके लाभ और हानियाँ अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग हैं। सबसे पहले हम फ़ायदों पे बात करते हैं, या फ़ायदे देखते हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं।
सबसे पहला फायदा है भाई सिंचाई, इरिगेशन। बांध के पानी को नहरों के जरिए गुजरात के सूखे इलाकों जैसे कच्छ और सौराष्ट्र तक पहुंचाया गया है। इससे लाखों हेक्टेयर सूखी जमीन अब उपजाऊ बन गई है। दूसरा है भाई पीने का पानी। गुजरात और राजस्थान के हजारों गांवों और शहरों को पीने के लिए सुरक्षित पानी मिल रहा है। तीसरा है भाई जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बांध से पैदा होने वाली बिजली का लाभ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को मिलता है। और चौथा है भाई बाढ़ नियंत्रण। मानसून के दौरान नर्मदा नदी में आने वाली विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद मिली है। तो ये तो इसके फायदे मोस्टली। और अब नुकसान क्या है भाई वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहला है भाई मानवीय विस्थापन। लगभग 2.5 लाख, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। घर, खेत और पूर्वजों की यादें पानी में समा गई। दूसरा है भाई पर्यावरण का विनाश। हजारों एकड़ वन भूमि डूब गई, जिससे जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी का भारी नुकसान हुआ। तीसरा है भाई नदी का पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम। नदी के प्राकृतिक प्रवाह के रुकने से जलीय जीवों और मिट्टी की उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और चौथा है सांस्कृतिक धरोहर। कई प्राचीन मंदिर और पुरातात्विक महत्व के स्थल जलमग्न हो गए। तो सारी चीज़ें भाई आप खुद सोच सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि हम आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से देखें मतलब इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल अगर हम पर्सपेक्टिव लगाएं यहाँ पे, तो गुजरात और राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए यह एक वरदान साबित हुआ है। लेकिन यदि हम सामाजिक और मानवीय दृष्टि से देखें, अगर हम सोशल और एक ह्यूमन के एंगल को लगाएं, पर्सपेक्टिव को लगाएं, तो उन आदिवासियों और किसानों के लिए यह एक त्रासदी रही है जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। तो भाई बाकी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आप लोग ज़रूर द नर्मदा डायरी देखिए। और आप लोगों के क्या विचार हैं फिल्म को देखने के बाद, आपको क्या समझ में आया, ज़रूर मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करिएगा भाई। और ये क्योंकि एक बहुत ज़रूरी बहस है कि हम आखिर विकास की कीमत होती क्या है, कि डेवलपमेंट तो हो जाता है लेकिन वो किन शर्तों पे और किस कीमत को चुका के होता है, इस चीज़ के बारे में सोचने की आज हम लोगों को भाई बहुत ज़रूरत है। तो ठीक है गुरुदेव, आगे हमको जो भी मिलता है आप लोगों से ज़रूर साझा किया जाएगा, चाहे वो कोई दिव्य संत हो, चाहे कोई अनोखा और अनूठा ज्ञान हो। और द नर्मदा डायरी ज़रूर देखिए गुरुदेव, देखने के बाद बातें करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई जो मैंने दिन में डिस्कशन किया आप लोगों के साथ फिल्म के बारे में द नर्मदा डायरी, तो मैं एक कविता पढ़ रहा था और मुझे लगा किसी न किसी तरह ये उससे जुड़ी है, तो सुनिए। फिल्म कविता के राइटर हैं भाई अवतार सिंह संधू उर्फ पाश। कविता का शीर्षक है सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा तुम्हारे जिस्म के पूरब में चुभ जाए। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो तुम्हारी कलाई पर चलती हुई भी तुम्हारी नज़र में रुकी होती है
सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जम जाती है, बर्फ की तरह ठंडी और निष्प्राण। सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा जाता है। सबसे खतरनाक होता है तुम्हारे सपनों का मर जाना। नर्मदे हर। तो भाई हम यहीं कुटी में गुरुजी के पास रुके हुए हैं और पीछे थ्रेशर चल रहा है, गेहूं निकाले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उससे दूर यहाँ कुटी में गुरुदेव प्रसादी तैयार कर रहे हैं भाई। कमाल की कुटी है भाई। मैंने आप लोगों को अंदर से दिखाया, बाहर से देखिए। और कमाल की चीज़ है भाई, ये देखिए गुरुदेव ने जो दिया लगाया है। आपको क्या लग रहा है ये कौन से भगवान की मूर्त है? मैं पास से दिखाता हूँ, देखिए कोरा है भाई वो पत्थर, बिल्कुल उस पर कोई मूर्त कोई आकृति नहीं है। कमाल की बात है भाई। और पीछे में माई है भाई, मां नर्मदा। वो पीछे मां नर्मदा भाई, आप देख सकते हैं। कमाल की जगह भाई, बड़ी दिव्य। सौभाग्य हमारा कि हमको ऐसी जगह रुकने को मिला मां नर्मदा की परिक्रमा करते हुए। अभी गुरुजी फ़ोन पे हैं, थोड़ा फ्री होंगे तो फिर कोशिश करेंगे उनसे बात करेंगे। कुछ अच्छी बातचीत चली तो आपको भी दिखाएंगे भाई ज़रूर। चलिए गुरुदेव नर्मदे हर।